हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। अभी ऐसा ना वैसा, अच्छा और बुरा दोनों बहुत कुछ चल रहा है और ऐसे में आपके पैसे का क्या होगा, यही कॉन्वर्सेशन हम लेकर आते हैं अपने इस खास शो में। इकोनॉमी में हम बड़े बदलाव होते हुए देख रहे हैं। जीएसटी का बिग बैंग अनाउंसमेंट हुआ, ग्रोथ की तस्वीर सुधरी है। इंडिया की रेटिंग जो है एस&पी ने 18 साल के बाद बीबीबी माइनस से बीबीबी पर पहुंचा दिया है। ट्रंप का भी रुख अब बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाजार का रुख नहीं बदल रहा है और ये पूरा साल भारत के इक्विटी मार्केट के लिए फ्लैट टू नेगेटिव जोन में ही अभी तक घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अपने पैसे को बढ़ता नहीं देख रहे हैं तो चिंता तो होगी ही। तो आज आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए और समझने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। गौतम वैद सीएफए हैं, सेला वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड के मैनेजिंग पार्टनर हैं और हम सब इन्हें और ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं जब मैं कहती हूँ कि ये द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग के मशहूर ऑथर भी हैं। थैंक यू सो मच गौतम, यू बीन ऑलवेज काइंड टू Money9। और हम अलग अलग टाइम जोन में हैं पर हम किसी तरह मैनेज कर लेते हैं आपसे बात करने के लिए। वेलकम टू Money9। शुक्रिया प्रियंका जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ओके, तो सबसे पहले दिवाली के पहले ही सरकार ने दिवाली गिफ्ट एज प्रॉमिस्ड दे दिया है। जीएसटी में हमने एक जो बहुत बड़ा चेंज देखा है, जीएसटी को एकदम नए दौर में आते हुए देख रहे हैं। सीधा 4 स्लैब से 2 स्लैब्स का टैक्स अब ये हो गया। रेट रैशनलाइजेशन का जो वादा किया गया था वो पूरा किया जा रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये कितना बड़ा रिफॉर्म आप मान रहे हैं हमारे देश के लिए? प्रियंका जी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स ये इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में आफ्टर द डायरेक्ट टैक्स कट्स फॉर कॉर्पोरेट इंडिया इन 2019। ये अगेन बहुत ही बड़ा मूव है और इससे सरकार का रुख और जिस जिस दिशा में सरकार फोकस करना चाहती है वो बहुत ही क्लियर हो गया है। पिछले 4 से 5 साल ये द बीजेपी गवर्नमेंट एंड द मोदी गवर्नमेंट काफी हद तक केपेक्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश कर रही थी। अब सरकार का रुख बहुत क्लियरली कंजम्पशन की तरफ बढ़ गया है। तो अगर आप साल की शुरुआत से देखें, सीरीज ऑफ स्टेप्स इंडिया के मैक्रो पर्सपेक्टिव के लिए देखें, पहले आया बजट में अप टू 12 लाख रुपीस जीरो इनकम टैक्स। अब जीएसटी रेट कट्स हुए हैं बहुत बड़े स्केल में, ज़्यादातर आइटम्स के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रेट कट्स हुई हैं और काफ़ी कंपनीज ऑलरेडी ये जीएसटी रेट कट पास ऑन कर रही हैं टू दी कंज्यूमर। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट्स और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जो हुआ है इनटू द इकोनॉमी, प्लस आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे जो कड़ी लगाम थी उसको जो हल्का किया इस साल, ये सारे संकेत को आप जोड़िए और आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 3 से 4 साल कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन पर्टिकुलर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जो अपर मिडिल क्लास और द वेरी हाई इनकम अर्नर्स ऑफ इंडिया, वो कैटेगरी में जो हॉकी स्टिक टाइप ग्रोथ जो दिख सकती है अगले 3 4 साल, वो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। ओके, सो कंजम्पशन जो है अब वो अगली थीम रहेगी 4 साल में। और आपने जैसे कहा तो आपसे हम सेक्टर्स और शेयर्स ही जानना चाहेंगे जहां पर कमाई हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो 1 साल से कमाई रुकी हुई है। अब मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और वो उस दायरे से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इनफैक्ट इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट में तेजी नहीं दिख रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इतने बिग रिफॉर्म के अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट में हम वो तेजी नहीं देख रहे हैं। सेकंड, वो सेक्टर्स और शेयर्स जहां आपको लगता है कि अब इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न के मामले में तो हम बहुत पीछे, अभी एकदम स्टैग्नेंसी आ गई है। करेक्ट। तो बेसिकली इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड शेयर करना जरूरी है। अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2024 तक, वो 4.5 साल में इंडिया के स्मॉल कैप इंडेक्स ने 48% सीएजीआर रिटर्न दिया था। माइंड बॉगलिंग वेल्थ क्रिएशन हुई वो 4.5 साल में। सो इट्स वेरी नेचुरल कि इतनी स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर रैली के बाद अगर 1 साल 2 साल टाइम करेक्शन हो टू डाइजेस्ट ऑल दोज गेन्स, इट्स वेरी नॉर्मल इन द मार्केट में एक्चुअली 3 आउट ऑफ 4 इन्वेस्टर्स एंटर किए हैं मार्च 2020 के बाद, कोविड के बाद। तो उन्होंने लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड बेर मार्केट तो देखा ही नहीं है। देखिए, इस साल जनवरी से लेकर अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2 लाख करोड़ से ऊपर का इक्विटी बेचा है इंडियन मार्केट में। अगर पास्ट में आप देखिए, इसका इस लेवल ऑफ सेलिंग का अगर 20% भी इंडियन मार्केट में आता था तो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आता था। बट पिछले 12 महीने में जो स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, लार्ज कैप इंडाइसेस सब जो फ्लैट रिटर्न दिए हैं, वी शुड बी एक्चुअली वेरी थैंकफुल। इसका इकलौता कारण है ये स्ट्रॉन्ग एसआईपी फ्लोज। जो इंडियन डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर है उसकी वजह से इंडियन मार्केट बहुत मजबूती दिखाया है पिछले 12 महीने में। और ये टाइम करेक्शन के दौरान भी
इन्वेस्टर्स को काफी मौके मिले हैं पैसे बनाने के लिए, और ये आगे भी अगले 3-4 साल में इन्वेस्टर्स को बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करके मिलते रहेंगे। आपने कहा कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में अभी हमें प्रॉमिसिंग दिख रहा है, तो कंजम्पशन इज अ ब्रॉड बास्केट, इन विद इन दैट डिस्क्रिशनरी ब्रांडेड कंजम्पशन। अब आप देखिए, एक ये स्टॉक हमारे कंप्लीट सर्कल लेवल पीएमएस में नहीं है आज के दिन, लेकिन इसे हम स्टडी कर रहे हैं। टाइमेक्स ग्रुप की कंपनी है, इंडियन सब्सिडरी, इंडियन आर्म है टाइमेक्स लिमिटेड, और इसमें रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है। एंड उसके बाद मैनेजमेंट ने काफ़ी अग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस दिया है अगले 3 से 4 साल के लिए। तो जैसे एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ देयर वॉचेस जैसे जैसे बढ़ेगी एंड दे इंट्रोड्यूस मोर प्रीमियम इन लाइसेंस्ड ब्रांड्स इनटू द इंडियन मार्केट लाइक वर्साचे एंड गेस, तो इनमें इनमें हायर मार्जिन होगी। दैट अलॉन्ग विद रेवेन्यू ग्रोथ विल लीड टू डिस्प्रोपोर्शनेट rise in the bottom line for this company. So ये टाइम है कि इन सब कंपनीज जहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है अगले कुछ साल के लिए, उसको स्टडी करने का, और अगर वैल्यूएशन कंफर्ट हो तो उनमें इनिशियल पोजीशन बिल्ड करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। ओके, सो आपको क्या लग रहा है, कंजम्पशन जो सुस्त पड़ी थी, अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा? क्योंकि जीएसटी के अलावा एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि हमने इस बजट में डायरेक्ट टैक्स में भी एक बड़ा अनाउंसमेंट देखा, और उसको ऐड करते हुए अब जीएसटी कट। मंशा एक है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है। अब मेरे पास जब ज़्यादा पैसा होगा, मैं इंडियन कंज्यूमर हूँ, तो क्या मैं खर्च करूंगी? आपको क्या लगता है? ये खर्च करना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर ये खर्च करूंगी मैं तो कहाँ करूंगी? एक उदाहरण आपने दिया, मुझे लगता है हाँ, लोग घड़ियाँ खरीदना चाहेंगे अगर बहुत समय से उनको लग रहा था, और अगर सस्ती मिलेगी तो दे वुड वांट टू अपग्रेड। तो आपको लग रहा है वो जो मच नीडेड कंजम्पशन को बूस्ट है, अब वो मिल जाएगा? देखिए, the past is a very good teacher for predicting the future in the market. So basically, अगर आप पास में भी देखिए, एक समय था जब ऑटो इंडस्ट्री में काफी बड़ा तेजी आया था। वो तब आया था जब ऑटोमोबाइल्स पे इंडायरेक्ट टैक्सेस कट हुए थे, बहुत साल पहले की बात है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री सुनिए ऑफ ऑल द लीडिंग ऑटो कंपनीज इन इंडिया, चाहे मारुति हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, वो इतने महीनों और सालों के बाद दे यूजिंग वर्ड्स लाइक बूमिंग, द सेल्स आर बूमिंग राइट नाउ, एंड कस्टमर इंटरेस्ट हैज नेवर बीन दिस हाई फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। और अगर आप पिछले 10 साल में इन पर्टिकुलर इंडिया के टू व्हीलर इंडस्ट्री का सेल्स वॉल्यूम देखिए, पिछले 10 साल से काफी स्टैग्नेट रहा है इंडिया के टू व्हीलर इंडस्ट्री ग्रोथ। लेकिन जब भी ऑटो साइकिल में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आती है, जो हमें दिख रहा है अभी आते हुए, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकवरी आती है। सबसे पहले रिकवरी आती है फ्रॉम द लोअर टिकट, स्मॉलर टिकट टू व्हीलर्स, उसके बाद इट स्प्रेड्स टू थ्री व्हीलर्स, then four wheelers, and ultimately it basically trickles down to commercial vehicles. So अभी टू व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड फोर व्हीलर्स, इस ऑर्डर में आई थिंक आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और काफ़ी प्रॉक्सी प्लेस हैं टू प्ले दिस ऑटो साइकिल अप ट्रेंड। मैं और एक स्टॉक का उदाहरण देता हूं जो हमारे भी पीएमएस में है नहीं, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं, एसजेएस एंटरप्राइजेस। ये कंपनी पिछले 23 क्वार्टर से लगातार टू व्हीलर प्लस पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री ग्रोथ को आउट परफॉर्म कर रही है। तो आपको ढूंढना है कि जब इंडस्ट्री में अप साइकिल आए बहुत लंबे समय के बाद, तो वो कौन कौन सी कंपनीज है जो डाउन साइकिल के टाइम में भी काफी शानदार प्रदर्शन दिखा रही थी। तो और अगर डाउन साइकिल में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया, तो अब सोचिए जब वो अप साइकिल आएगा तो वो कंपनीज कितना फास्ट ग्रोथ दिखा सकती हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म थीम, दैट इज प्रीमियमाइजेशन का सबसे सिंपल प्ले है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में आज के दिन लिस्टेड स्पेस में। तो ये भी एक शेयर है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो आपकी बातचीत में आपने दो बार जिक्र किया कि ये आपके पीएमएस में नहीं है, सो दैट मीन्स आप लोग अभी जो है नज़र डाल रहे हैं कुछ नए पॉकेट्स पर और नए पोटेंशियल पर, जो मुझे आपकी बातचीत से समझ में आ रहा है। सो मैं जानना चाहूँगी कि आप अभी क्या ऐड करते हुए नज़र आ सकते हैं, या अभी आप वेट करेंगे थोड़ा? और आपने दो उदाहरण दिए मुझको यहाँ पर, एक बिल्कुल हम कह सकते हैं कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, और एक ऑटो जिसमें हम बहुत बड़ी राहत अभी देख रहे हैं। आपकी नज़र कहाँ है गौतम? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल देता हूँ एक कंपनी का, जो हमने अपने पीएमएस, स्टेलर पीएमएस में हाल ही में ऐड किया है, कॉल्ड एचबीएल इंजीनियरिंग। काफी सालों तक इस कंपनी का ग्रोथ स्टैग्नेंट था। उसके बाद पिछले कुछ सालों में जब इन्होंने अपना नॉन टेलीकॉम बिजनेस से नए नए क्षेत्रों में, डिफेंस, रेलवेज में फोकस बढ़ाया, तब से स्टॉक भी काफी बड़ा मल्टीबैगर बना है। लेकिन हमें लगता है ये एक ऐसे स्टेज में कंपनी पहुंच गई है कि अब यहाँ से अर्निंग्स इन्फ्लेक्ट करने वाली है। इन्फ्लेक्ट मतलब अगले 4 से 6 क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ की आशा है, क्योंकि अब जाके कवच के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना शुरू हुए हैं,
और ये जो भी ऑर्डर बुक बेस्ड कंपनीज होती हैं, इनका गोल्डीलॉक्स फेज तब आता है जब इनमें ऑर्डर इनफ्लो बहुत तेजी से आ रहा है और ये कंपनीज वो ऑर्डर इनफ्लो में एग्जीक्यूट करते हुए दिखती हैं। तो बेसिकली अब ओवर द नेक्स्ट 1.5 to 2 years, जैसे जैसे ये कवच के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे एंड रेवेन्यू रिकग्निशन होगी इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपको ईयर एंड ईयर ग्रोथ उसमें काफी स्ट्रांग दिखेगी। एंड विथ ईच पासिंग क्वार्टर ऐसे कंपनीज का जो ट्रेलिंग पी मल्टीपल है वो कम होता जाता है और फिर से मार्केट उनको प्रीवियस ऑल टाइम हाई पी मल्टीपल तक रीरेट करने की कोशिश करता है और इसलिए आपको काफी शार्प अप्रिसिएशन मिल जाती है इन सब शेयर्स में। ओके, सो मुझे ये बताइए कि अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, टैक्स कट की तो अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन अभी भी सेस को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है और ये भी कंफ्यूजन है कि कंपनियां इसे पास ऑन करेंगी, क्या फुल बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा? आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कंपनियों की अर्निंग भी बहुत स्लगिश रही है, उनको उस पर भी काम करना होगा। तो ऐसे में क्या फुल बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन होगा, या फिर सरकार को, आपको लगता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के, सेस को लेकर के कुछ मैकेनिज्म अभी और देना होगा इसको फर्दर पुश करने के लिए? देखिए ऑलरेडी अगर आप इन पर्टिकुलर ओवर द लास्ट फ्यू डेज अगर आप ऑटो कंपनीज के अनाउंसमेंट देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने ऑलरेडी पूरा जी का पूरा जीएसटी कट को पास ऑन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। एंड आई थिंक सरकार की तरफ से भी काफी इंडस्ट्रीज को नच किया जाएगा कि आप मेजोरिटी ऑफ दिस जीएसटी टैक्स कट आप कंज्यूमर्स को पूरा पास ऑन कीजिए, बिकॉज दिस बिग जीएसटी कट बाय द गवर्नमेंट इज अ एडमिशन इन अ वे, एक तरह का इनडायरेक्ट एडमिशन है सरकार की तरफ से कि इंडियन मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है और इंडियन मिडिल क्लास को राहत की जरूरत थी काफी महीनों सालों से। तो आई थिंक सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे डेफिनेटली अब जो कंजम्पशन वाला लीवर है इकोनॉमी के लिए, अब वो भी पिकअप करना शुरू करेगा। और जहाँ तक सेस और इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है, देखिए जितना अगर आपने पास में देखा हो, आफ्टर गेटिंग द इंडस्ट्री फीडबैक, बेसिकली ज़्यादा चेंजेस आते नहीं है बिकॉज ये सरकार का रुख बहुत क्लियर है। देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिनको ये सिन कैटेगरी में डालते हैं, सिन गुड्स सिन कैटेगरीज कहते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया। अब देखिए रिसेंटली ऑनलाइन पेड गेमिंग को उन्होंने तो बैन ही कर दिया। फिर कैसीनो कंपनीज में देखिए कितना बड़ा हेडविंड आया है पिछले कुछ सालों में, लाइक डेल्टा कॉर्प फॉर एग्जांपल। तो आपको देखिए एक चीज समझना होगा, कोविड के बाद दुनिया भर की सरकारें बहुत शक्तिशाली और पावरफुल बन चुकी हैं। और एंड पहले कहावत थी डोंट फाइट द फेड, अब कहावत है डोंट फाइट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फोकस और जहाँ पे उनका पुश है, जहाँ पे उनका सपोर्ट है, आपको मेजोरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो बेसिकली उस तरफ रीअलाइन करके चलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इसमें एक बड़ा रिस्क ये रहता है बी टू जी बिजनेसेस में कि कुछ कुछ कंपनीज में डेटर डेज बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, रिसीवेबल्स बहुत हाई होती हैं और उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको बार बार इक्विटी डायल्यूशन या डेट रेज करना पड़ता है। तो ऐसी कंपनीज को आप ढूंढिए, जैसे मैंने हाल ही में एचबीएल इंजीनियरिंग का बात किया। इवन तो बी टू जी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है वो कंपनी काफ़ी हद तक, बट उसके पिछले 10 साल के आप एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखिए, बहुत ही रोबस्ट और पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। तो आपको बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड पास मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन, सब कुछ नजर में रखते हुए फिर आपको बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करनी है। बिकॉज जब ये आप सेक्टोरल अपसाइकिल आता है तो इन्वेस्टर्स का काफी टाइम बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो को इग्नोर करके सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ग्रोथ को देखते हैं और फिर जब मार्केट में मंदी आती है तो ये नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टॉक सबसे जोर से गिरते हैं। तो आपको उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, नाइस पॉइंट। आई थिंक ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगी। नाउ कमिंग बैक टू वो मैटर जो कि आप जिस देश में बैठे हैं वहाँ पर ट्रंप जी का जो मूड हर मिनट बदलता है, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। थोड़ा उनको हम लोगों ने भी कोल्ड शोल्डर दिया, तो अब लग रहा है कि बातचीत फिर से शुरू हो रही है। हमारे मंत्री पीयूष गोयल जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, नवंबर में कह रहे हैं कि डील हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है, आफत टल गई है क्या और अब हम वी आर बैक ऑन ट्रैक? देखिए प्रियंका जी, मैं तो बोलूँगा इन द ट्रम्प एरा nobody knows anything beyond a point, and फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आई थिंक बेफिजूल है, कोई मतलब नहीं इसका। लेट्स टेक ईच डे एज इट कम्स। बिकॉज मुझे याद है, बहुत क्लियरली याद है, दो तीन महीने पहले पूरा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सब के सब बोल रहे थे डील तो बस अब अगले दिन साइन होने ही वाली है। और डील तो साइन करना छोड़िए, पहले 25% टैरिफ की भारी मात्रा में लगी, उसके ऊपर 25% पेनल्टी टैरिफ भी लगी इंडिया के ऊपर, जो सपोजिटली यूएस का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट अलाइज है इन द वर्ल्ड।
तो ट्रम्प की दुनिया में कोई परमानेंट फ्रेंड्स, कोई अलाइज, कोई एनिमीज नहीं है। ये पास्ट के एनिमीज को दुश्मन बना सकते हैं और पास्ट के दोस्तों को बेसिकली पुट ऑफ कर सकते हैं थ्रू हिज एक्शन। सो बेसिकली आई थिंक जब तक ये डील ऑफिशियली साइन नहीं हो जाती, आपको एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेसेस में थोड़ा ध्यान रखकर चलना है। वॉचलिस्ट बना के रखिए, बिकॉज अगर वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आ जाते हैं और अगर डील अनाउंस हो जाती है, even if you buy those companies at an attractive valuation 10-15% higher than your watchlist price, it is still okay, but wait for the uncertainty to go away. पहले uncertainty को हटने दीजिए, because ये अगर बहुत लंबा टन गया ये uncertainty, तो basically आप you'll end up with dead capital or stuck capital in your portfolio, और बाकी high growth companies में आप निवेश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब इन्वेस्टर्स का एक ही प्रॉब्लम होता है, कैपिटल इज फाइनाइट। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को अलाइन करना है विद द वे द वर्ल्ड, द डायरेक्शन इन विच द इंडियन इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इज फ्लोइंग, आपको उसमें फोकस करना है। एक्सपोर्टर्स की चिंता बड़ी है अभी, कम से कम जब तक हम ये 50% टैरिफ को देख रहे हैं गौतम। सो आपको क्या लग रहा है इस सेक्टर को आप कैसे अभी देख रहे हैं? आप इसमें क्या चेंजेस होते हुए देखना चाहते हैं, या फिर आप इसको अभी इग्नोर करेंगे और अभी आप इसको एकदम साइड में अभी इस पर बात नहीं करेंगे जब तक कि टैरिफ पे क्लैरिटी नहीं मिले? देखिए, हमारे पास भी कुछ एक्सपोर्टर्स थे। फॉर एग्जांपल स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट हम प्रीवियसली गोल्डियम इंटरनेशनल को होल्ड करते थे, लेकिन वो प्राइमरीली एक एक्सपोर्ट बिजनेस है जिसमें 90% ऑफ द एक्सपोर्ट कम्स फ्रॉम द अमेरिकन मार्केट। अब ये 50% टैरिफ बेसिकली नो ट्रेड जोन बन गया है। अब बेसिकली वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, ऑल्दो मैनेजमेंट ने हाल ही में क्लैरिफिकेशंस दिए हैं कि हाउ विल दे विल गेट अराउंड दिस टैरिफ प्रॉब्लम। बट ये एक बार ये ब्रॉड सेक्टोरल ओवरहैंग अगर हो जाता है, या कोई थीम के ऊपर अगर ओवरहैंग हो जाता है, तो वो स्टॉक्स इंस्पायर्ड ऑफ गुड न्यूज़ ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो अगर आप में पेशेंस है और अगर आपको कन्विक्शन है कि ये प्रॉब्लम अगले 1-2 क्वार्टर में फुली रिजॉल्व हो जाएगी, तो आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज जो वेल मैनेज्ड हैं विद वेरी गुड मार्जिन्स, जिसका मतलब उनमें प्राइसिंग पावर है थोड़ा बहुत, जैसे आप करेसिल को देखिए, गोल्डियम इंटरनेशनल को देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को देखिए, ये सारे अवंती फीड्स को देखिए, ये चारों स्टॉक्स अभी हमारे पीएमएस में नहीं है, लेकिन इन सब में एक कॉमन थीम है कि ये सेक्टोरल लीडर्स हैं, वेल मैनेज कंपनीज हैं। और अगर ये टैरिफ ओवरहैंग हट गया अच्छे तरीके से, और अगर टैरिफ मान लीजिए 15 से 20% के आसपास ही फाइनली लगा इंडिया के ऊपर, तो आप इन शेयर्स में अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेवरेबल ट्वीट किया इंडिया के ऊपर, और बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स 5-10% एक दिन में बढ़ गए। तो अभी हम ऐसे माहौल में हैं जहां पे एक सिंगल ट्वीट कंपनीज के मार्केट कैप को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऊपर नीचे कर देती है। तो इट्स वेरी वॉलेटाइल, वेरी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एनवायरनमेंट फॉर दिस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स। तो उनमें नजर रखिए, हैव योर वॉच लिस्ट रेडी, एंड वंस द रेजोल्यूशन ऑफ दिस टैरिफ्स कम, दैट टाइम यू कैन लुक एट बिल्डिंग अ पोजीशन इन दो स्टॉक्स। ओके, सो बिल्कुल आपने सही कहा है, वॉलेटिलिटी बहुत है अनसर्टिनिटी की वजह से। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हमारे मार्केट्स के लिए कोई भी गुड न्यूज़ वैसी गुड न्यूज़ क्यों नहीं साबित हो रही है? क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं अटक रहा है कुछ लोगों का कहना है कि कोई लॉबी काम कर रही है तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ खतरा देख रहे हैं? क्यों एफआईआईज दूर भाग रहे हैं? कहाँ खतरा है? ये क्या हो रहा है? व्हाई इज द इंडियन इक्विटी मार्केट नॉट मूविंग? क्या किस चीज़ का इंतजार है? देखिए प्रियंका जी, ना अगर आपको लार्ज कैप इंडाइसेस को मूव कराना है टू द अपसाइड, तो ऑब्वियसली यू नीड फॉरेन कैपिटल सपोर्ट, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो प्राइमरीली इंडिविजुअल बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में। और लेकिन जहाँ तक निफ्टी और सेंसेक्स का सवाल है, जब तक एफआई कैपिटल वापस लौटेगा नहीं, तब तक इंडाइसेस को स्ट्रॉन्ग अप मूव में जाना बहुत मुश्किल है। और इट्स नॉट इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम एक्चुअली। मैं तो काफ़ी एफआई से बात करता हूँ अमेरिका में भी, तो उनको बाकी मार्केट्स में बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फॉर एग्जांपल चाइना में मॉनेटरी स्टिमुलस काफ़ी दिया गया है बाय द चाइनीज सेंट्रल बैंक, मनी सप्लाई काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ते हैं। प्लस वहाँ की जो टेक कंपनीज हैं, जो इंटरनेट कंपनीज हैं लाइक अलीबाबा एंड अदर कंपनीज, वो अब एआई में काफ़ी बड़े तरह से अच्छी इनोवेशन कर रही हैं जो इंडिया में लैकिंग है। तो एफ को भी चाहिए वेरी स्ट्रॉन्ग टेक प्लेस, एआई इन पर्टिकुलर एआई बेस्ड टेक प्लेस, जो उनको यूएस मार्केट में, चाइनीज मार्केट में मिलती हैं। यूरोप के अंदर भी एफ का रुख फेवरेबल हो रहा है, क्योंकि बहुत दशकों के बाद अब यूरोप भी अपने आप को रीआर्म करना चाहता है। यूरोप में भी पार्लियामेंट ने हाल ही में उनका फिस्कल डेफिसिट का जो लिमिट होता है उसको भी बढ़ा दिया है, बिकॉज
वहाँ पे भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, मॉनेटरी फिस्कल स्टिमुलस आएगा, बिकॉज द कंट्री नीड्स टू री इंडस्ट्रियलाइज। तो जो डोरमेंट मार्केट्स थे बहुत लंबे समय के लिए, चाइना हो, यूरोप हो, अब वहाँ पे एफआईएस का कैपिटल रोटेट कर रहा है आउट ऑफ द यूएस। और इंडिया में भी इवेंचुअली एफआई मनी आएगा जैसी अर्निंग्स ग्रोथ वापस पिकअप करेगी। आप देखिए क्वार्टर वन के जो अर्निंग्स ग्रोथ थे वो नथिंग ग्रेट टू राइट होम अबाउट। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप नहीं करेगी इंडिया में 15 से 20% ईयर एन ईयर, तब तक एफआईएस का वापस लौटना मुश्किल है। और इसलिए आप देखिए ऑलरेडी 2 लाख करोड़ की इक्विटी सेलिंग हो गई है इन द लास्ट 8 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज दे आर गेटिंग टॉप डॉलर वैल्यूएशंस टू एग्जिट देयर होल्डिंग्स इन इंडिया। जैसे ही ग्रोथ वापस आएगी, एक्सेलरेट करेगी, वो फिर से एंटर करेंगे, ऑल बी एट अ हायर प्राइस। ग्रोथ और अर्निंग को लेकर आपका क्या आउटलुक अभी है, क्योंकि अर्निंग बहुत क्रूशियल है, आपने जैसे कहा एफआईआईज अभी भी इस हफ्ते भी हमने देखा काफ़ी एक्शन, काफ़ी पैसा यहाँ से निकाला है उन्होंने, और मार्केट ज़रा सा भी चढ़ते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी हम देखते हैं एफआईआईज की तरफ से। आप ग्रोथ और अर्निंग को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टैक्स में बदलाव कर रहे हैं, हम जीएसटी में बदलाव कर रहे हैं, हम टैरिफ पर बातचीत के चैनल को हमने बंद नहीं किया, हम उसको वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट, ऐसे में गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ और अर्निंग ये दो पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे गौतम। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ आपके साथ। तो हाल ही में ट्विटर में एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है नरेश कटारिया जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था अबाउट ही शेयर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट कि पिछले 3 महीने में अगर आप देखिए इंडिया वर्सेस द यूएस मार्केट, इन डॉलर टर्म्स इंडियन मार्केट इज अंडर परफॉर्म्ड बाय 15%। Gold, on the other hand, is in a strong bull market, all time high. And number three, Indian currency का weakness pick up कर गया है against the US dollar. Now, when all these three factors combine together, sharp underperformance versus the US market, sharp up move in gold, plus Indian currency weakness. तो अगले 18 ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, जब भी मार्केट में तीनों डेटा पॉइंट्स एक साथ ऑकर किए हैं, तो ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं इंडियन मार्केट में, उन्होंने ऑन एवरेज 30 to 50% रिटर्न दिया है एट एन इंडेक्स लेवल ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। इसका मतलब अभी बेसिकली पेसिमिज्म बहुत परवेसिव है अक्रॉस द मार्केट, क्योंकि लोगों का पैसा आसानी से बन नहीं रहा है। अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 तक मनी मेकिंग वाज वेरी इजी। अब कोई भी स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर उठाते, आपका पैसा बन रहा था। अब मार्केट बहुत नैरो हो गया है, लेकिन बॉटम अप अगर आप देखिए इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है प्रियंका जी। अगर आप बस रिलेटिव स्ट्रेंथ एक कॉन्सेप्ट है कि गिरते हुए बाजार में भी कौन से शेयर्स बहुत ही स्ट्रांग प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं, अगर आप वो लिस्ट पे फोकस करें तो आप देख नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव सम फंडामेंटल ट्रिगर और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसलिए जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, उन शेयर्स को गिरने नहीं दे रहे हैं। एवरी स्मॉल डिप में उन शेयर्स में बाइंग आ जा रही है। तो इसलिए आपको अपने बहुत ही ध्यान से उन स्टॉक्स पर फोकस करना है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस मार्केट में, और जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अगले कुछ सालों के लिए बहुत बहुत स्ट्रांग दिख रही है। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए हमें पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले 4 साल से मारुति से मार्केट शेयर कैप्चर की करी है इन द पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री। तो अगर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक प्रॉक्सी प्ले चाहिए इन द इंडियन मार्केट, तो आप एक स्टॉक देख सकते हैं कॉल्ड लूमैक्स ऑटो। ये भी अभी हम लोग ने पीएमएस में खरीदा नहीं है अभी, लेकिन अभी हम लोग हाल ही में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, देखिए एक तो ऑटो अपसाइकिल शुरू होगी, प्लस जब ऑटो अपसाइकिल होता है तो जो ओईएम होते हैं लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनसे ज्यादा फास्ट अर्निंग्स ग्रोथ आती है इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज में। वो क्यों? क्योंकि इनको वॉल्यूम ग्रोथ तो मिलती है, प्लस विद इंक्रीजिंग कंटेंट पर कार, इंक्रीजिंग वैल्यू पर किट वैल्यू पर कार जैसे बढ़ती है, तो इनकी रेवेन्यू चाहे वो ओईएम के स्पीड में बढ़े, लेकिन इनका जो बॉटम लाइन है वो और कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। तो आपको बेसिकली बहुत ही ध्यान से अपने प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग करना है। अगर आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तेजी दिख रही, फॉर एग्जाम्पल और उदाहरण देता हूँ आपको, मान लीजिए जैसे अगर आपको एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है ऑन गोल्ड प्राइस अपसाइकिल, सबसे इजी प्योर प्ले ऑन गोल्ड अपसाइकिल इन इंडिया इज मुथूट फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस में प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस है और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है, दैट्स अ ड्रैग ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। बट मुथूट फाइनेंस के केस में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर बुक इज बेस्ड ऑन द गोल्ड लेंडिंग, गोल्ड लोन्स बेसिकली। तो वहां पे इवन दो द स्टॉक हैज री-रेटेड, बट ऑपरेटिंग लीवरेज देखिए जैसे जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ता जाता है, उनका बेसिकली पूरा जो राइज है वो बॉटम लाइन में आ जाता है। तो ये आपको
प्रॉक्सी प्लेस, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा का अपसाइकिल थ्रू लुमैक्स ऑटो या गोल्ड प्राइस अपसाइकिल थ्रू मुथूट फाइनेंस, आपको ऐसे बेसिकली प्ले करने हैं। और एक अब उदाहरण देता हूँ आप कैसे इस मार्क बाजार में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अगेन एक स्टॉक जो हम अपने स्टेलर पीएमएस में अभी होल्ड नहीं करते हैं, बट अगेन वही भी हमारे अभी कवरेज यूनिवर्स में स्टडी में चल रहा है, फेडफीना, फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक में 1 ईयर फॉरवर्ड। मुथूट फाइनेंस ट्रेड कर रही है एट 3 टाइम्स प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड। फेडफीना में इनका बेसिकली अगले 12 से 18 महीने में 100 गोल्ड लोन ब्रांचेस ओपन करने का गाइडेंस है। हाल ही में कंपनी ने अपने रिस्की अनसिक्योर्ड लोन बुक को कंप्लीटली डाइवेस्ट कर दिया, एग्जिट कर दिया है, और इनका पूरा का पूरा लोन बुक अब बेसिकली सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लस सिक्योर्ड गोल्ड लोन बुक बन जाएगा। तो जनरली जब कोई सेक्टर में जब अपसाइकिल आती है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जब सेक्टर लीडर बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में पहुंच जाता है, जैसे मुथूट फाइनेंस अभी पहुंच गया है 3 टाइम्स प्राइस टू बुक, तो फिर वो चीपर सेकेंडरी प्लेस ढूंढना शुरू करते हैं इन द सेम इंडस्ट्री। तो इसलिए अभी आप देखिए काफी सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं, लेकिन फेडफीना अभी नियर इट्स ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो लेस रिस्की बन गया है, प्लस एक रूम है फॉर री रेटिंग। मार्केट बेसिकली ये लोग मार्केट लीडर जो है मुथूट फाइनेंस, उससे इसको बेंचमार्क करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फेडफीना का भी काफी बड़ा गोल्ड लोन बुक है इन दर ओवरऑल एयूएम। तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन अप्रोच इंडिविजुअल स्टॉक्स इन दिस मार्केट। ओके, सो द प्रॉक्सी प्ले जो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है। आपने ऑटो का एग्जांपल दिया, मुझे लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, इससे जुड़ी भी कई सारी इंडस्ट्रीज को अब हम फायदा देखेंगे, राइट? इसमें आप कहीं कुछ ब्राइट स्पॉट देख रहे हैं? देखिए, बहुत सालों तक सबसे इजी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्ले हमारे पास रहा है बजाज फाइनेंस, बिकॉज अगर कोई भी पर्टिकुलर थीम में अपसाइकिल आती है तो ये फाइनेंशियल का फायदा क्या है, ये तो एज इट इज लीवर्ड बेट्स होते हैं, तो उनमें ग्रोथ रेट मच मोर फास्टर मिलती है। तो अगर आप ढूंढ सकते हैं सर्टन प्लेज इन दी फाइनेंशियल स्पेस विच केटर टू दिस कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, तो दैट्स पोटेंशियल गुड प्रॉक्सी जो आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने आप कुछ शेयर्स आपसे डिस्कस किए ही हैं, लाइक टाइमेक्स एंड सम अदर स्टॉक्स, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। बट बेसिकली देखिए, ये बहुत ही नैरो मार्केट होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years हमारे इन हाउस रिसर्च के बेसिस पे। बिकॉज देखिए, कोविड के बाद कॉर्पोरेट इंडिया को बहुत बड़ा मार्जिन बूस्ट मिला था। बेसिकली कंपनीज ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग की, बहुत एफिशिएंसीज बढ़ाई, पूरा मार्जिन जूसअप कर लिया। अब मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत कम है अगले 2 से 3 साल के लिए फॉर कॉर्पोरेट इंडिया। तो ऐसे माहौल में हाउ डू यू फाइंड द हाई ग्रोथ अर्निंग कंपनीज? आपको उन कंपनीज में फोकस करना पड़ेगा जहां पे ऑर्गेनिक टॉप लाइन या ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ बहुत रोबस्ट होने के संकेत हैं। बिकॉज जब रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ती है फास्ट क्लिप में, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट आपके हैं वो तो फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन आपका बेसिकली सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से आपका बॉटम लाइन ग्रोथ इज मच मोर फास्टर देन रेवेन्यू ग्रोथ। सो जिन कंपनीज में आपको 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ की पोटेंशियल दिख रही है अगले 2 से 3 साल के लिए, वहां पे आपको डेफिनेटली भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से आपके बॉटम लाइन ग्रोथ काफी अच्छी आ सकती है उन कंपनीज में। गोल्ड, कैसे बात नहीं करें गोल्ड के बारे में, क्योंकि गोल्ड डे जब निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं तो गोल्ड जो है वो डबल डिजिट, वो भी 48-49% एक साल का रिटर्न रहा है। गोल्ड और सिल्वर दोनों बड़े ही तेजी दिखा रहे हैं। उसमें अभी क्या रणनीति रखनी चाहिए? आई मीन लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं गोल्ड की तरफ कि अब इसमें मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि हम सिप बंद करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें क्या, गोल्ड खरीद लें क्या, गोल्ड में ईटीएफ में ही निवेश कर लें क्या, क्या करें? गोल्ड आप कैसे देख रहे हैं गौतम? देखिए प्रियंका जी, बहुत टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर बिहेवियर है कि वो पिछले देखिए म्यूचुअल फंड्स भी जब वो सिलेक्ट करते हैं, पिछले 1 साल में जो जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है Yes. वो उसकी तरफ ग्रेविटेट हो जाते हैं। वैसे ही अभी गोल्ड सिल्वर एज एन एसेट क्लास पिछले 12 महीने में अच्छा परफॉर्म किए हैं, इसलिए आप उसकी तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपको अपनी एसआईपी नहीं तोड़नी है। एसआईपी का मतलब ही यही है कि जब मार्केट पिछले 12 महीने से रेंज बाउंड है और वैल्यू टाइम करेक्शन चल रहा है, इस टाइम आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, यू विल गेट मोर यूनिट्स फॉर योर मनी। तो एसआईपी तो कभी रोकना ही नहीं चाहिए, स्पेशली एसआईपी तोड़ के कोई ऐसे अपसाइकिल दूसरे एसेट क्लास में घुस जाना जिसमें ऑलरेडी पिछले 12 महीने में इतनी तेजी आ चुकी है। इसको कहते हैं बिहेवियर गैप। बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं ये एंटर करते हैं एट द पीक और द नियर टर्म टॉप, एंड देन दे एग्जिट एन एसेट क्लास विच इज अंडर परफॉर्मिंग। लेकिन जो डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपने फोकस से डाइवर्ट नहीं करते हैं और अपनी एसआईपी चालू रखते हैं
एंड मोर इम्पोर्टेंटली एसेट एलोकेशन में फोकस करते हैं। देखिए, आपके ओवरऑल एसेट एलोकेशन में गोल्ड का 5 से 10% का एक स्पेस होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम के लिए कुछ स्पेस होना चाहिए, इक्विटी के लिए स्पेस होना चाहिए। इक्विटी के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स हो या पीएमएस हो या स्मॉल केसेस हो, उनके लिए अलग स्पेस होना चाहिए। आपको अपने ओवरऑल एसेट एलोकेशन पे फोकस करना है। इन योर फाइनेंशियल एसेट एलोकेशन हर चीज़ का एक पर्टिकुलर रोल है। सो अभी जब इंडिया का मैक्रो इतना ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, सरकार की तरफ से मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टिमुलस इतने बड़े स्केल में आ चुका है और एक अच्छा बेस बन गया है फॉर दी अर्निंग्स ग्रोथ टू रिवाइव, ये वो समय नहीं है जब आपको इक्विटी से बाहर निकलना है। ये वो टाइम है जब आपको एक्चुअली अपना एस बढ़ा के रखना है। और अगर कोई फर्दर टिप आए बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल फैक्टर, तो आपको अपनी लमसम बढ़ा के और निवेश करना चाहिए इक्विटी मार्केट में। अपने एसेट एलोकेशन को बेसिकली ध्यान में रखते हुए आपको गोल्ड में, फिक्स्ड इनकम में, इक्विटी, सब में आपको अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना चाहिए। गौतम, आईपीओ का मार्केट पाइपलाइन जो है भरी हुई है, बैक टू बैक वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहा है। और 2026 में हम सबसे बड़े आईपीओ की भी बात कर रहे हैं। क्या रिलायंस जियो इंफोकॉम का आईपीओ, क्या वही बाजार के मूड को बदलेगा, वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ना? आप आईपीओ मार्केट में क्या एक्शन देख रहे हैं? क्योंकि हमने एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताती हूँ, जब ये एम्फी के जो मंथली आंकड़े आते हैं वो हमें बता रहे हैं कि अगस्त के महीने में एनएफओज में केवल 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जबकि जुलाई में 30,000 करोड़ था। और अगस्त वही महीना जब हमने अराउंड 35 to 40 आईपीओज देखे बाजार में, मेन बोर्ड, एमएसएमई सभी के। सो ऐसा आपको लग रहा है कि आईपीओ में इंटरेस्ट बहुत रहता है, क्विक रिटर्न पाने का जरिया है। एंड ऑल्सो जियो आईपीओ, इस पर सबकी नजरें आपकी भी होंगी, बाजार की भी होंगी। देखिए, ये सब बिग बैंग आईपीओ जो हम कहते हैं, ये तभी मार्केट सेंटिमेंट को रिवाइव करते हैं जब इन्वेस्टर्स का आईपीओ में पैसा बनता है। अब याद कीजिए 2021 में भी जब ये न्यू एज, सो कॉल्ड न्यू एज टेक कंपनीज का लिस्टिंग हुआ था, उनके लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स का कितना वेल्थ इरोड हुआ था। वो अलग बात है कि अब आफ्टर 2-3 years दोस्त कंपनी स्टार्टेड रिवाइविंग, बट पहले 1-2 साल इन्वेस्टर्स का काफी बड़ा घाटा लगा उस उन सब शेयर्स में, और इसलिए मार्केट सेंटिमेंट खराब हो गया था। तो ये जियो के आईपीओ के बाद मार्केट सेंटिमेंट रिवाइव करता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि रिलायंस मैनेजमेंट कितना पैसा रखता है, लीव करता है ऑन द टेबल फॉर इन्वेस्टर्स टू मेक मनी अपॉन लिस्टिंग। तब जाके शायद मार्केट का मूड मॉल इंप्रूव हो। लेकिन ये आईपीओ का आपने बहुत सही कहा कि बिकॉज ये इतना बड़ा सप्लाई आ रहा है फ्रॉम कॉर्पोरेट इंडिया थ्रू आईपीओस, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स, क्यूआईपीस, ऑफर फॉर सेल, इसकी वजह से ये इतना लिक्विडिटी सकआउट हो रहा है सिस्टम से कि जो प्राइमरी इंडाइसेस हैं वो बेसिकली रेंज बाउंड हो जाती हैं। जब तक सिंपल डिमांड सप्लाई का गेम है ये, जब तक सप्लाई ऑफ पेपर इतनी एलिवेटेड रहेगी, वो डोमेस्टिक की स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को सकआउट करती रहेगी और इसलिए इंडाइसेस रेंज बाउंड रहेंगे। लेकिन ऐसे बाजार बॉटम अप स्टॉक पिकर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज मार्केट में एकदम शांति का माहौल रहता है। काफी लोग बोर होकर मार्केट छोड़ देते हैं, उनको लगता है अभी पैसा बन नहीं रहा है, चलो मैं गोल्ड में चला जाता हूँ या क्रिप्टो करेंसी में चला जाता हूँ या कोई और एसेट क्लास जो अच्छा कर रहा है उसमें चला जाता हूँ। लेकिन बॉटम अप स्टॉक पिकर्स के लिए, जो बहुत एक्टिव स्टॉक पिकर्स हैं, उनके लिए इस तरह के मार्केट्स बहुत अच्छे रहते हैं टू क्रिएट अल्फा फॉर देमसेल्व्स और देयर क्लाइंट्स। ओके, सो गौतम, बिफोर आई क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन, मुझे बताइए कि बॉटम अप अगर स्टाइल किसी को अपनाना है तो दिवाली के लिए वो कौन से आप चूज कीजिए 5 स्टॉक्स हो सकते हैं एज दिवाली गिफ्ट, आपको लगता है कि अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर जब मोमेंटम पिक होता है यू विल मिस दैट साइकिल। देखिए, साइकिल का जहाँ तक सवाल है, देखिए आई थिंक कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप अभी बेसिकली फोकस कर सकते हैं। एक तो मेटल्स एंड माइनिंग, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ जिसका जो कम्प्लीटली अंडर ओन्ड है, वो इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। लेकिन प्राइस एक्शन जो है ऑफ सर्टन मेटल स्टॉक्स, कुछ और ही कहानी हमें बता रही है, स्पेशली दी फेरस मेटल प्लेस, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर्स है, इंटीग्रेटेड आयरन और प्रोड्यूसर्स हैं इंडियन मार्केट में, वो उनका प्राइस एक्शन कुछ बता रहा है कि शायद दी मेटल्स इंडस्ट्री में स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग, तो उसमें आप फोकस कर सकते हैं। फिर के कंजम्पशन की बात तो किया ही, दैट्स एन ऑब्वियस प्ले फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो उसमें डिस्क्रिशनरी, ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, उन प्लेस में आप फोकस कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस, जिन फाइनेंशियल लेंडिंग कंपनीज का माइक्रो फाइनेंस बुक काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन है, उनका हाल ही में अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए, ऑलमोस्ट सारे मैनेजमेंट्स कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ FY26, मतलब अगले 5 से 6 महीने में, बल्क ऑफ द स्ट्रेस इन द माइक्रो फाइनेंस लोन बुक विल बी ओवर। तो ये अगेन एक अच्छा टाइम है कि आप अपना उस इंडस्ट्री को स्टडी करके, जो जो पास माइक्रो फाइनेंस अप साइकिल्स में कंपनीज ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है, उनको आप स्टडी करके उनमें भी पोजीशन बना सकते हैं। सो माइक्रो फाइनेंस पोटेंशियल रिकवरी
कंजम्पशन रिकवरी एंड मेटल्स रिकवरी, इन 3 क्षेत्रों में बेसिकली इन्वेस्टर्स बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गौतम फॉर योर टाइम टुडे। इनफैक्ट आपने मुझे लगता है बहुत सही टाइम पर आप आए हैं, जब हम इस समय आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। यही वो समय है जब आपको पैसा लगाना है, दूर नहीं भागना है। शुक्रिया गौतम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया प्रियंका जी। ओके, सो ऐसा ना वैसा पैसा में आज मेरे साथ है गौतम वैद, और उन्होंने बताया है आपको कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप कंपनीज को पहचान सकते हैं। इस इंटरव्यू को पूरा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।